हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है ना। प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, हमने वहां पे जाना था पिछली कुछ क्लासेस में। और वहां पे हमने बात की थी वर्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। वहां पे जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा था ना, वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेसेस हो रहा था। आज हम बात करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी बोर्ड पे आपको एक स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है। मान लेते हैं ग्लास का कोई ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट अस सपोज म्यू1 गिवन है, और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है म्यू2। ठीक है। साथ ही साथ ये आप स्फेरिकल सरफेस देख के बता सकते हो कि ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इस तरह से बाहर उभरा हुआ है। अगर ये धसा हुआ होता तो हम इसको बोलते कनकेव स्फेरिकल सरफेस। एक ऑब्जेक्ट है जो आपका यहां पे रखा हुआ है, दिस वन इज अवर ऑब्जेक्ट। हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। स्फेरिकल सरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर दाहिनी तरफ होगा, आप देख के बता सकते हो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। हमें देखना है इसका इमेज कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एक लाइट रे यहां से लेके जाएंगे। ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई। अब लाइट जहां पे इंसिडेंट हुई है वहां पे हमें नॉर्मल चाहिए होगा। तो फिर नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, स्फेरिकल सरफेस पे कहीं भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सिर्फ उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। तो ये रहा हमारा नॉर्मल जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है लेट अस सपोज कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ये इंसिडेंट रे थी हमारी। ठीक है। कुछ देर के लिए हम ये मान लें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू2 है ये ग्रेटर देन म्यू1 है। ठीक है। हमने मान लिया इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब कि डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका हो गया रेयरर मीडियम। तो ये आपका हो गया रेयरर मीडियम और इधर आपका हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है। चूंकि लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है। अब नॉर्मल की तरफ कितना बेंड होगी हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होना है लाइट को। तो लाइट को हमने क्या किया, नॉर्मल की तरफ, सॉरी, लाइट को हमने नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड करा दिया। ये लाइट यहां तक पहुंची। ठीक है। दिस वन इज आवर रिफ्रैक्टेड रे, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है। ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनेगा ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको हमने आर नाम दे दिया। दूसरी लाइट आप एक काम करो, डायरेक्ट आप नॉर्मली इंसिडेंट करा दो ऐसे, तो दूसरी लाइट को हम ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट कराएं तो ये तो बिना डेविएशन के निकल जाएगी। आप देखेंगे कि दोनों की दोनों जो लाइट रेज है ना, अब ध्यान दीजिए, ये जो लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, दोनों यहाँ पे कट कर रही है, इसका मतलब कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है। ये तो हमने दिखा दिया इमेज। दूसरी बात कि एक काम करते हैं, ये हमारा पोल है। ओके। एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। सो दिस वन इज अवर परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे करके ड्रॉप कर लिया। तो ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया P डैश। एक बात याद रखिएगा, रे ऑप्टिक्स के अंदर सारे के सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशंस हम करते हैं पैरेक्सियल रेस के लिए, यानी वो लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब इंसिडेंट हुई है ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर। तो ये जो लाइट आपको इतना दूर दिख रही है ना, ये एक्चुअल में इतना दूर नहीं है, ये जस्ट पोल के ऊपर कहीं इंसिडेंट हुई है, आसपास ही इंसिडेंट हुई है। कहने का मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया तो P डैश आपको यहां पे दिख रहा है ना, तो एक्चुअल में P और P डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है। डायग्राम बड़ा आपको दिखाया गया, यानी कि आप डिस्टेंस चाहे P से मेजर करो चाहे P डैश से मेजर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी बात कि कुछ और पैरामीटर से ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका हो गया U। ओके। दूसरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये आपका हो जाएगा R। और ये हमारा इमेज बन रहा है तो इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी यहां से, ये हमने कह रखा है B। ठीक है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स है हमारे। साथ ही साथ इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस एंगल को मान लो बीटा, कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल को हमने मान लिया गामा, गामा या थीटा कुछ भी मान लो, गामा मत लिखो क्योंकि गामा और आर एक जैसा लगने लग रहा है, तो इसको हमने लिख लिया थीटा। ठीक है। अब प्योर ज्योमेट्री यूज होने वाली है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा नाम हम दे देते हैं ट्राइंगल्स वगैरह को। तो जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है यहाँ पे, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ए।
ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। अब जरा आप ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल की बात करें ओ ए सी, इस ट्रायंगल की हम बात करें तो हमने लिखा कि इन ट्रायंगल ओ ए सी, इस ट्रायंगल में जो एंगल आई है ये अल्फा और बीटा के लिए एक्सटीरियर एंगल है। और साफ साफ देख सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए सी आई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो जब एक्सटीरियर एंगल है तो आप लिख सकते हो कि आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो एक चीज तो यहां से हमें मिली, और ऐसा हमने लिखा क्यों है, तो आप कह सकते हो कि चूंकि आई जो है, आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और बीटा का एक्सटीरियर एंगल था, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल ए सी आई। ध्यान दीजिएगा हम किस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए सी आई, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी आई में आप देखोगे तो ये जो बीटा है ना, ये बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर आर एंड थीटा। बीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस थीटा। तो यहां से आप आर क्या लिख सकते हो, अब बोलोगे यार आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ना बीटा माइनस थीटा। तो ये हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। भाई रिफ्रैक्शन तो हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पे, यानी कि स्नेल्स लॉ यूज होना ही होना है, ठीक है। यूज करके देखते हैं जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो हमने लिखा यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो वहीं पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे स्नेल्स लॉ यूज किया। तो स्नेल्स लॉ आपका कहता है म्यू 1 sin थीटा, यानी लाइट कहां से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो या जिस मीडियम से लाइट जा रही है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, तो हो जाएगा म्यू 1 साइन ऑफ थीटा 1। थीटा 1 मतलब एंगल कितना बना है यहाँ पे, आई बनाया, इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन ऑफ, और यहाँ पे एंगल कितना बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि यार सारे के सारे जो कैलकुलेशन है वो पैरेक्शियल रेस के लिए हो रहे हैं, मतलब एंगल जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वेरी वेरी स्मॉल एंगल की कैटेगरी में आते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो उस केस में जो साइन थीटा है उसको आप लिख सकते हो थीटा, और इसी को आप लिख सकते हो टेन थीटा, तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये कब ऐसा कर सकते हो आप, जब एंगल्स आपके बहुत ज्यादा छोटे हों, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। यहाँ पर वही सीन है, एंगल सारे के सारे बहुत बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे यार कि साइन आई को ना सिंपल हम आई लिख सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हो गया म्यू 1 आई इज इक्वल्स टू साइन आर को आर लिख सकते हैं, तो ये हो गया म्यू 2 आर, कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे तो आई की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका हो गया म्यू 1 एंड दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू म्यू 2, और आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं बीटा माइनस थीटा, सो दिस इज बीटा माइनस थीटा। अब आप बोलोगे अब क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं यार, अल्फा को टेन अल्फा भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल छोटे हैं। तो ये हो गया म्यू 1 टेन अल्फा प्लस ये आपका हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल्स टू ये म्यू 2 एंड दिस इज टेन बीटा माइनस टेन ऑफ थीटा। ये चीज हो गई। अब थोड़ा डायग्राम में काम करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है ना, इसको हम मान लें h, इसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया, ओके। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, h बाई ओपी डैश, टेन अल्फा आपका हो गया h बाई ओपी डैश, तो इसको हम इधर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस इज म्यू 1 और ये हो जाएगा h बाई ओपी डैश प्लस टेन बीटा, टेन बीटा यहां से क्या हो जाएगा, टेन बीटा, इस वाला ट्रायंगल में आप देखोगे तो h बाई पी डैश सी, सो दिस इज h बाई पी डैश सी इज इक्वल्स टू म्यू 2, टेन ऑफ बीटा फिर से आ गया तो वही हो जाएगा h बाई पी डैश सी, ठीक है ना, माइनस टेन थीटा, टेन थीटा आप कितना लिखोगे यहां से, सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू h बाई ये पी डैश आई, तो टेन थीटा आपका हो गया h बाई
पी डैश आई। अभी आप ध्यान से देखो ना, तो ये एच 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 हर जगह से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि यहां पे अगर हम आपसे बोले कि ये एक मिनट कोई दिक्कत नहीं, ये ओपी डैश आप कितना लिख सकते हो? तो आप बोलो यार कि सर आप ओपी बोलो या ओपी डैश बोलो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि पॉइंट पी और पी डैश अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो आप एक काम यहां पे कर सकते हो कि जो ओ पी डैश होगा ना, जो हमारा ओ पी डैश होगा ना, अब देखिए साइन कन्वेंशन यहां पे यूज करने वाला है, तो इधर का सब कुछ नेगेटिव लेंगे, इधर का सब कुछ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सरफेस के सामने यानी कि जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट, इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो इसके अपोजिट इधर का सब नेगेटिव लेंगे, उधर का सब पॉजिटिव लेंगे, तो ओपी डैश आपका हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, साथ ही साथ पी डैश सी कितना हो जाएगा? अब लोग ये तो इधर पड़ गया ना अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा प्लस आर, साथ ही साथ पी डैश आई ये आपका हो जाएगा वी, पी डैश आई ये हो जाएगा प्लस वी। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, आप इसमें रखो, यहां पे जो भी हमारा फाइनल रिलेशन ये मिला है। ठीक है, दिस वन, तो ये हो गया हमारा म्यू वन अपॉन ओपी डैश आपका माइनस यू है, कोई नहीं, प्लस वन अपॉन पी डैश सी आपका प्लस आर है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू म्यू टू, ये पी डैश सी आपका आर है वही प्लस आर, माइनस ये आपका हो जाएगा वन अपॉन ये आपका वी है। ठीक है ना, अभी हमारा काम क्या है कि हम ब्रैकेट को ब्रेक करें, चलो ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन यू, ये माइनस यहां रह जाएगा, ठीक है ना, म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर, कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू ये हो गया म्यू टू अपॉन आर एंड माइनस म्यू टू अपॉन बी। ठीक है, म्यू वन को एक तरफ करते हैं, म्यू टू को एक तरफ करते हैं, एक काम करो इसको आप इधर उठा के लेके आओ और आर वाले टर्म्स को एक साथ करो, तो ये म्यू टू अपॉन वी इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, म्यू टू अपॉन वी ये पहले से पड़ा हुआ है माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, इधर म्यू टू अपॉन आर पहले से है और इसको आप उधर लेके चले जाओ तो माइनस हो जाएगा, सो दिस इज माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो फाइनली आप देखोगे कि आपके सामने खूबसूरत सा फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले में जो समझने वाली चीज है वो ये है कि म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जहां से लाइट आ रही थी, यानी इंसिडेंट लाइट जिस मीडियम से आ रही थी सरफेस पे, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम मतलब जहां से लाइट आके इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, ये म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जहां पे लाइट जा रही है, तो आप लिख सकते हैं जहां पर लाइट जा रही है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि अगर आप क्लास 12th में हैं तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लेंगे। बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। सो पहला सवाल हमारा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, जो चीजें गिवन है ना वो हम लिख लेते हैं, हम आते हैं सोल्यूशन पर, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट आपका रखा है एयर में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। ठीक है, हमने म्यू वन क्यों लिखा, क्योंकि भैया लाइट तो इधर से इंसिडेंट होंगी ना, लाइट तो इधर से आएंगी, और हमने पहले ही बता रखा है कि म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से लाइट आती है सरफेस पे, तो म्यू वन इज इक्वल्स टू 1 और ये आपका हो जाएगा म्यू टू इज इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि लाइट फाइनली वाटर में जाने वाली है। आर आपका 20 गिवन है, तो जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं, तो u इज इक्वल्स टू लिखेंगे -20, -20 यानी कि इस सरफेस के लेफ्ट में सारा कुछ नेगेटिव लेंगे, राइट में सारा कुछ पॉजिटिव लेंगे। ओके, r इज इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है यार कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, दाहिने तरफ होगा, तो r इसका प्लस में लेंगे, तो r इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर। ओके, म्यू वन कहां से लाइट आ रही है, तो एयर से आ रही है, म्यू टू कहां पे लाइट जा रही है, तो वाटर में जा रही है, यानी कि 4/3, सॉरी दिस इज 4/3। ठीक है, हमने v निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर।
हमारा यही फॉर्मूला, इसमें सारी वैल्यूज रखें, आंसर आ जाएगा आपका। म्यू टू की जगह अब हम करेंगे 4/3, सो दिस इज 4/3, और ये μ2/v है ना, चलो v माइनस μ1, 1/u कितना है हमारा, तो -20 है, सो दिस इज -20 इज इक्वल्स टू μ2, तो μ2 आपका 4/3 -1 डिवाइड बाई r आपका कितना है, +20, ठीक है, +20 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, तो 4/3v, ओके, 4/3v प्लस 1/20, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 4 - 3/3 यानी 1/3 इज इक्वल्स टू हो गया 1/3 इंटू 20, ये 20 पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, सो दिस इज 4/3v इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/20, ठीक है, तो 4/3v इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हुआ 1 - 3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -2 कोई दिक्कत नहीं, -2/60, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 3 से कट करो, 3 से कट हुआ तो इधर हो गया 20, ये 2 से कट हुआ तो इधर हो गया 10, ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे सामने आया 4/v इज इक्वल्स टू, इधर माइनस रह जाएगा, सो -1/10 विच इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू 10 4 जा 40 -40 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज होगा वो -40 सेंटीमीटर पे बनेगा। अभी आप बोलोगे यार कि माइनस का क्या मतलब है, माइनस का कुछ मतलब नहीं है, माइनस का यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं है, माइनस का सिर्फ ये मतलब है यार, जो इमेज है ना आपका वो इसी साइड बन रहा है, मतलब है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, यानी जो फाइनल इमेज है ना हमारा, वो कहीं फाइनल इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, ये, और ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, तो ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज बनेगी। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, चलो उसको देख लेते हैं जरा। तो ये आपका है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, दिस वाज 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ओके, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो चलो नॉर्मल वहां पे ड्रॉ कर दिया। अब लाइट जो होगी वो रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, तो लाइट हमारी यहां से रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे लाइट जो है, ये लाइट जो है, ये लाइट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो तो ये है, लेकिन लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हुई ऐसे, और जब भी आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना, ऐसे पीछे की तरफ, तो कहने का मतलब देखो, एक लाइट तो ऐसे सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, तो ये लाइट और ये लाइट दोनों डाइवर्जिंग नेचर की है, इधर कहीं कट नहीं करेंगे, मतलब रियल इमेज बनने के चांसेस नहीं। पीछे आप जब बढ़ाओगे तो कहीं यहाँ पे कट करेंगे, और ये जो डिस्टेंस कैलकुलेशन में हमारा निकला है वो निकला है 40 सेंटीमीटर। तो अभी आप खुद देख लो, क्या लाइट ने सच में कट किया है क्या, नहीं, लाइट को पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे मिल रही है वो, ठीक है ना, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज, जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो ये इमेज कैसा होगा आपका, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, तो सारे सवाल एक जैसे ही हैं यहाँ पे, तो सोल्यूशन पे आते हैं। जो गिवन है, तो u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, पे लाइट इधर से जाएगी, मतलब एयर से जा रही है, तो μ1 वो आपका हो जाएगा 1, लाइट किस में जा रही है, इधर जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 गिवन है, तो μ2 बराबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब ध्यान दीजिए, इसका सेंटर कहीं इधर आएगा, ये सेंटर इधर होगा, 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर r। तो चूंकि सामने ही आ रहा है ना, ये जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही है, इंसिडेंट रे इधर से जाएंगी और इधर का सारा कुछ नेगेटिव हमें लेना है, तो r इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आप वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, μ2/v, तो μ2 आपका है 2, सो 2 डिवाइड बाई v माइनस μ1/u,
तो म्यू वन आपका हो गया 1 डिवाइड बाई यू, मतलब कितनी दूरी पे, -30 इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, सो दिस इज 2 -1 डिवाइड बाई आर, और आर आपका गिवन है -20। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 अपॉन वी प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/-20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो 2/v इज इक्वल्स टू -1/20 और ये -1/30, ये 30 इधर आया तो -1/30 हो गया। ये आपका हो गया 2 डिवाइड बाई वी इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो ना 60, तो ये आपका हो जाएगा -3 -2, दिस इज इक्वल्स टू -5/60। तो आपके सामने क्या निकल रहा है कैलकुलेशन कि 2/v इज इक्वल्स टू -5/60, ये कट गया तो ये -1/12। ठीक है, तो यहां से अब v निकल चुका है, बस फॉर्मेलिटी है, ये आपका हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि इमेज होगा सरफेस के सामने बनेगा, और जब सामने बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो इमेज है ना वो इधर कहीं बनेगा, ये 20 है, ये 30 है, तो इमेज कहीं आपका यहां बनेगा। ठीक है, अब रे डायग्राम बना नहीं रहे, आप वो देख लीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्यूशन u इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। देखो कुछ बच्चे ये सोचते हैं ना कि यहाँ पे दाहिने है तो हम प्लस ले लेंगे, नहीं भैया, इंसिडेंट रे इधर से अब आएंगी, इसका मतलब अब इधर की सारी चीजें नेगेटिव लेनी है, इधर की सारी चीजें पॉजिटिव लेनी है, तो यू आपका -60 ही होगा। ओके, इसका सेंटर कहीं इधर आएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो ये इधर आ रहा है ना, उधर का सब नेगेटिव लेंगे इस केस में, इधर का सब पॉजिटिव, तो r इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। लाइट कहां से आ रही है, तो एयर से, कहां आ रही है, इसमें, तो μ1 की वैल्यू एयर से आ रही है तो 1, μ2 की वैल्यू लाइट जा कहां पर है, तो 3। ठीक है, बस सवाल सॉल्व हो चुका है। वैल्यूज रखिए आप, तो हमारा फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कर देते हैं। सो μ2 आपका है 3 डिवाइड बाई v माइनस μ1 आपका है 1 बाई u की वैल्यू हो गई -60 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, 3 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है, तो आपकी है 30। ठीक है, सो 3/v प्लस 1 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 2/30, तो ये आपका हो जाएगा 1/15। ठीक है, सो दिस इज 3/v इज इक्वल्स टू, ये 1/15 इधर ऑलरेडी पहले से है, ये 1/60 गया तो 1/60। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 3/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आया, ये आपका हो जाएगा 4 - 1, यानी कि 3/60, तो ये आपका हो जाएगा 1/20, 1 बाई कितना हो गया 20। ओके, चलो 1/20 हो गया। सो यहां से v आपका निकल जाएगा +60 सेंटीमीटर। v कितना निकलेगा आपका +60 सेंटीमीटर। प्लस आपका ये बताता है ना कि भैया इधर का तो सब कुछ हमने नेगेटिव ले रखा है, इधर का सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से 60 सेंटीमीटर कहीं इधर बनेगा इमेज आपका, तो ये आपकी इमेज की लोकेशन रही होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर माइनस में भी आता मतलब इमेज उधर ही बनेगा जिधर आपको ऑब्जेक्ट था। चलिए सिलसिला जारी रखते हैं सवालों का, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया हुआ है कांच का गोला है और उसका पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ लिया ऑफ ग्लास, सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल पैरेलल इंसिडेंट रेस, अच्छा जो लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, कन्वर्ज एट पॉइंट बी, वो पॉइंट बी पे जो है वो कन्वर्ज हो जाए। सवाल में ये है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लाइट आ कहां से रही है, तो हवा से आ रही है, एयर से ही आ रही है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब कि μ1 जो है वो हमें कितना लेना है, 1 लेना है। लाइट कहां जा रही है, तो ग्लास में जाएंगी, तो μ2 की वैल्यू पता नहीं है, मान लेते हैं μ है। ओके, इधर का सब नेगेटिव, इधर का सब पॉजिटिव, तो r क्या होगा, अब बोलो यार कि r तो फिर प्लस में होगा, तो r आपका हो जाएगा +10 सेंटीमीटर।
अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे ही तो ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट, सॉरी, सारी की सारी जो रेज हैं इस पे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुई होंगी, तो ये इंफिनिटी से ओरिजिनेट हुई होंगी। समझ में आ रहा है? या फिर आप ये भी कह लो कि जब लाइट रे पैरेलल होती है ना किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे, तो ऑब्जेक्ट को माना जाता है कि इंफिनिटी पे। तो एक बात तो हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी, माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लगा दिया। ठीक है, कह रहा है कि जो लाइट रेज हैं वो यहां पे कन्वर्ज होनी चाहिए। अब ये बड़े कमाल की बात बोली है इसने कि लाइट रेज जो है वो कहां पे कन्वर्ज होनी चाहिए, तो यहां पे, मतलब कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो सारी की सारी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहीं यहां पे जाके कन्वर्ज होनी चाहिए। अरे भैया, कन्वर्ज होने का मतलब कि ये रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इमेज होता है। इसका मतलब उसने आपको इनडायरेक्टली ये बोल रखा है ना कि यहाँ पे इमेज बनेगा। भाई यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है सारी लाइट रेज, मतलब क्या है कि वहां पे इमेज बनेगा। तो एक्चुअल में यहां से लेकर यहां तक ये आपको इमेज की डिस्टेंस इसने बता रखी है इनडायरेक्टली। तो ये 10 है, तो ये 10, तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि आपको v भी दे रखा है, v इज इक्वल्स टू +20 या -20, तो इधर का माइनस इधर का प्लस लेना है, तो ये आपका हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां फिर से लिख ले रहे हैं v इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। सवाल हो चुका है, तो μ2 अपॉन p माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। μ2 अपॉन v, लाइट कहाँ गई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, तो μ अपॉन v, v कितना है, तो v हमारा है +20, तो 20 माइनस μ1 अपॉन u, तो μ1 आप 1 मानो, u की वैल्यू इन्फिनिटी है, इज इक्वल्स टू μ2, यानी कि μ माइनस μ1 की वैल्यू 1 अपॉन r कितना है आपका, तो r आपका है 10। ठीक है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखो ही नहीं, ये आपका हो जाएगा μ डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू म्यू -1 डिवाइड बाई 10, ये 10 2 जा 20। ठीक है, तो इधर आपका मिला म्यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू -1। ठीक है, तो ये हो गया 2 म्यू -2 इज इक्वल्स टू म्यू। सो 2 म्यू माइनस ये आपका हो गया म्यू इज इक्वल्स टू 2, तो 2 म्यू में से एक म्यू घटेगा तो हो जाएगा म्यू, म्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। सो दिस इज आवर आंसर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का 2 होगा और इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल लाइट रेज विल कन्वर्ज एट पॉइंट बी, ऐसा होगा। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जस्ट सवाल आप देखेंगे तो उसका ये उल्टा आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और बोला है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 4/3। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जाएंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा है, सो दैट द लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल, कि जो लाइट रेज है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, ऐसा। भैया रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट रेज पैरेलल हो रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट रेज पैरेलल हो रही हैं तो वो कहां पे जाके कट करेंगी, तो इन्फिनिटी पे कट करेंगी। और ऑब्वियस सी बात है कि जो रिफ्रैक्टेड रे अगर इन्फिनिटी पे कट करिए मतलब कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी बनने वाला है, यानी इनडायरेक्टली इसने आपको इमेज की डिस्टेंस बता रखी है कि वो सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बने। इसने बोला है ना कि रे बिकम्स पैरेलल, पैरेलल का मतलब कि रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाए कट करेंगे, अगर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कट एट इन्फिनिटी। तो आपको यहां पे v भी दे रखा है इनडायरेक्टली, v कितना दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकालिए। सो हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे, वही μ2 बाई वी, तो μ2 आपका है 3/2 बाई वी, तो v आपका है इन्फिनिटी, माइनस μ1 बाई यू, तो μ1 आपका है 4/3, ये हो गया u, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, μ2 आपका है 3/2 माइनस μ1 आपका है 4/3 डिवाइड बाई आर की वैल्यू आपकी है +30, क्योंकि इधर है, इधर का हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 30। अभी आप इसको सॉल्व करो तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि इनफाइनाइट से आप वो कर रहे हैं।
इधर आपका मिला -4/3u इज इक्वल्स टू, अभी आप इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर लो, ये 1/30 हो गया, ठीक है, और ये इन ब्रैकेट 3/2 -4/3 है, ठीक है। सो दिस इज -4/3u इज इक्वल्स टू 1/30, 1/30, यहाँ पे एलसीएम आप लोगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, ये 9 - 8 हुआ, तो ये -4/3u इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू 9 - 8 1, तो ये हो गया 1/6। अभी देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, तो 3, ये हो गया आपका 10, ओके। तो इधर आपका है -4/u इज इक्वल्स टू, इधर आपका है 1/60, 1/60, u आपको निकालना है ना, u को आप इधर कर लो, सो u इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 1/60 है, सो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा -240 सेंटीमीटर। देखो माइनस हमारा आना भी चाहिए था, क्योंकि भैया अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो नेगेटिव आ भी गई, जो कि हमारे साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, अगर ये डिस्टेंस 240 सेंटीमीटर हो तो इस पूरे अरेंजमेंट के लिए आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, अलग क्या है, सब वही है। सवाल में कह रहा है कि एक स्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल, एक ग्लास का हेमिस्फेयर है, ऐसे रखा गया, ठीक है। ये सर्कुलर जो बेस है वो नीचे की तरफ है, और एक पेपर के शीट पे रखा हुआ है वो, ठीक है। पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट हुई हैं डी डायमीटर में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डायमीटर है, यानी डी डायमीटर में, ऐसे डी डायमीटर में जितनी लाइट इंसिडेंट हो सकती थी वो सारी इंसिडेंट हुई हैं। आर इस हेमिस्फेयर का रेडियस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है। सवाल में पूछा कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हाइट स्पॉट, कह रखा है कि जो व्हाइट स्पॉट बनेगा इस कागज के ऊपर, उसका आप डायमीटर बताओ। फॉर्म्ड ऑन शीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद, कोई दिक्कत नहीं, पहले सॉल्व करते हैं। आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। अच्छा, लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, क्यों? क्योंकि पैरेलल है, तो लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, लिखा नहीं है लेकिन इसको लिखिए, पैरेलल है, सवाल में दिया हुआ लेकिन हम लिखना भूल गए, ये पैरेलल इंसिडेंट रेस है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट रेस अगर पैरेलल है तो इनफाइनाइट से आ रही होंगी, यानी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। ऊपर का सब नेगेटिव, नीचे का सब पॉजिटिव लेंगे, मतलब इसके ऊपर का सब नेगेटिव, इधर का सब पॉजिटिव। तो r आप कितना लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r की वैल्यू आप लेंगे +r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से आ रही है लाइट तो एयर से आ रही है तो 1, जहां पे लाइट जा रही है तो ग्लास के अंदर जा रही है तो 3/2। ये सारा सीन है, हम देख लें कि इमेज कहां बनने वाला है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r, ठीक है। सो μ2 की वैल्यू कितनी है, 3/2, सो 3/2 ये हो गया v, माइनस μ1 कितना है, तो 1/u, u आपका इन्फिनिटी है, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, सो दिस इज 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई r, r आपका कितना है, तो स्मॉल r के बराबर है, ये प्लस स्मॉल r हो गया। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा 1/इंफिनिटी, तो एक्चुअल में आपके सामने है क्या, आपके सामने है 3/2v इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 आपका हो जाएगा 1, ये हो गया 1/2r, ठीक है। ये 2 से 2 कटा, तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई, v इक्वल्स टू हो जाएगा 3r, और ये प्लस में आ रहा है, यानी कि जो इमेज होगा, इमेज का मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 3r डिस्टेंस पे होगा, प्लस में आ गया मतलब नीचे की तरफ होगा, आप समझिएगा। तो भाई इधर का सब कुछ नेगेटिव ले रहे हैं, इधर का सब कुछ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो लाइट कितनी डिस्टेंस पे, इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे नीचे कट करेंगे, 3r, तो चलो कट करा देते हैं हम लोग।
सो हम क्या किए कि लाइट को 3r डिस्टेंस पे, तो ये तो पूरा यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक ये हो गया 2r। तो चलो ये डिस्टेंस को हम मान लें, ये आपका है 2r, और ये ऑलरेडी r के बराबर है, तो r प्लस 2r 3r हो गया। तो चलो लाइट को वहां से लेके आओ, तो लाइट को वहां से हम लेके आते हैं, तो ये और ये सिर्फ हम दो लाइट को ही दिखा रहे हैं, सिर्फ दो ही लाइट नहीं है, इस d डायमीटर में इन्फिनिटी लाइट रेज होंगी। अब सबको तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने सबको ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे। अब एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे भाई कागज पे इतना बड़ा स्पॉट बनेगा, ये जो भी इसका डायमीटर आएगा इतना बड़ा, ठीक है ना, इतना बड़ा बनेगा स्पॉट। एक बात याद रखिएगा, हालांकि इधर जो हमने डार्क लाइन दिखा रखा है ना, इसके नीचे वो डार्क नहीं होनी चाहिए, वो डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइट इसके बाद लाइट एक्चुअल में यहाँ पे मीट नहीं करेंगी, ये इनका एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो आपसे डायमीटर पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये डायमीटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है डी, सवाल में गिवन है कि डी डायमीटर पे लाइट इंसिडेंट हुई है, और ये जो डायमीटर है ये हमने मान लिया डी डैश, ठीक है, इसको हमने डी डैश मान लिया। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम नेमिंग करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थोड़ा नेमिंग करने जा रहे हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सी, सी मत दो, इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू, और यहाँ पे नाम दे दिया आर, इसको नाम दे दिया आर मत बोलो, आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा हो जाएगा, इसको कुछ भी हम नाम दे दो, अब टी नाम दे दो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे दो ट्राइंगल को आप गौर करिए, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, और एक छोटा वाला ट्राइंगल पी क्यू डी, दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि ट्राइंगल ए बी टी ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू टी के। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। सिमिलरिटी का अब यहाँ पे हम वो लिखने नहीं जा रहे हैं कैसे सिमिलर है, आप ध्यान से देख सकते हो कि ये एंगल तो कॉमन है, ठीक है ना, 90 डिग्री के यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो आप ऐसे समझ जाना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, बड़े वाले में हमने लिया डायमीटर डी, तो छोटे वाले का डायमीटर डी डैश, यहाँ पे जो डायमीटर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू बड़े वाले का पूरा हमने लिया ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो आपका 3r है ना, डिवाइड बाई छोटे वाले का यहाँ से यहाँ तक, ये लेना पड़ेगा आपका 2r, ये कट गया, डी डैश हमें निकालना था, सो डी डैश इज इक्वल्स टू 2 इधर आ गया 2d डिवाइड बाई 3, यानी कि कागज पे इतने डायमीटर का व्हाइट स्पॉट बनेगा, समझ में आए, इतने डायमीटर का व्हाइट स्पॉट बनेगा। ये कितना आ गया 2d बाई 3, इतने डायमीटर का। चलिए एक और सवाल है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ये एक कोई मीडियम है ऐसा, दो तरफ दोनों साइड में यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस है, इधर भी स्फेरिकल है, इधर भी स्फेरिकल सरफेस है। एक काम करते हैं, सरफेस की हम नेमिंग कर देते हैं, इस सरफेस को हमने 1 नाम दे दिया, इस सरफेस को हमने नाम दे दिया सरफेस 2, ठीक है। पहले तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 1 पे, उसके बाद सरफेस 2 के लिए भी रिफ्रैक्शन होगा। हमें पता करना है फाइनल पोजीशन पता करनी है इमेज के फॉर द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो पहले हम सरफेस 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। एट सरफेस 1, इस सरफेस 1 पे जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे यार कि u इज इक्वल टू +10 या -10, तो -10 सेंटीमीटर। इस सरफेस के लेफ्ट में सब माइनस, राइट में सब प्लस लेंगे। लेफ्ट में माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया लेफ्ट में तो लाइटें इंसिडेंट हो रही हैं, ओके। इस सरफेस का सेंटर कहीं इधर आएगा, और ये जो है रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे यार कि अपोजिट डायरेक्शन में ये तो आ गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +5 सेंटीमीटर, ओके। लाइट यहां से यहां जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू आप बोलोगे μ1 1 हो गया, लाइट गई कहां पे, तो μ बराबर 2 वाले मीडियम में जा रही है, इसका मतलब कि μ2 की वैल्यू हो गई 2, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले से हम पता कर लें कि ये पहला सरफेस रिफ्रैक्शन के बाद कहां इमेज बनाने वाला है, तो μ2 बाई v, तो μ2 आपका हो गया 2 डिवाइड बाई v,
माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू वन आपका है 1 डिवाइड बाई यू की वैल्यू है -10 इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन यानी 2 - 1 डिवाइड बाई आर, और आर आपका है 5। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 2 बाई वी इज इक्वल्स टू, ये 1/5 हो गया और ये 1/10 को इधर कर लो तो ये -1/10, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10, यानी 1/10 1/5 में से 1/10 माइनस करोगे तो 1/10 ही आएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू 10 को इधर करो, v को इधर करो, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले सरफेस के लिए जो इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर प्लस, यानी इधर प्लस मतलब इधर, इधर का हम सब माइनस ले रहे हैं यानी इधर, यानी कि यहां पे इमेज बनाएगा कौन, ये सरफेस नंबर 1। क्या है, फाइनल इमेज नहीं, फाइनल इमेज नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट इमेज है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन एक बार और होने वाला है सरफेस नंबर 2 पे, उसके बाद फाइनल इमेज बनेगा जहां भी बनना होगा। तो यार इसको वी क्यों बोल रहे हैं, इसको वी डैश बोलो, क्योंकि फाइनल इमेज है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको वी डैश बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, ठीक है, और ये कितनी दूरी बनेगा, तो अभी हमने निकाला कि 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि प्लस आया था ना, प्लस आया तो मतलब इधर 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन होने वाला है सरफेस नंबर 2 से। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो इमेज बना है ना, इसको आई डैश माना, क्योंकि फाइनल इमेज नहीं है, ये इमेज इस सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। आप इसको कह सकते हो कि ये आपका है ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2, ये सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। ये टोटल 30, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आते हैं हम लोग एट सरफेस 2, एट सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन करते हैं। अब बताओ इस सरफेस 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर पे, तो यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर। ओके, इस सरफेस का सेंटर इधर आएगा लेफ्ट में, रेडियस कितना है 5, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो माइनस में लेंगे, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ लाइट अब यहां से यहां जा रही है, यानी म्यू1 की वैल्यू हो जाएगी 2, म्यू1 की वैल्यू हो जाएगी 2, म्यू2, लाइट कहां जा रही है, तो फिर से बाहर एयर में जा रही है, तो म्यू2 की वैल्यू हो गई 1। अब हम पता कर लें कि इस वाले सरफेस के लिए अब इमेज कहां बनेगा, वही फाइनल इमेज होगा, क्योंकि उसके बाद तो रिफ्लेक्शन होने से रहा। तो म्यू2 बाई वी, तो म्यू2 आपका हो गया 1 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, तो म्यू1 आपका है 2 डिवाइड बाई यू आपका हो गया -10 इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, तो म्यू2 आपका हो गया 1 माइनस 2 डिवाइड बाई आर, आर आपका हो जाएगा -5। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया तो 1/v इक्वल्स टू, ये काटो तो 5, तो 1/5 उधर लेके चले जाओ। अब इधर क्या है 1 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 बाई -5, इसको इधर लेके चले जाओ तो ये हो गया -1/5। अरे ये तो कट गया ना, ये तो आ गया 0, यानी कहने का मतलब कि 1/v की वैल्यू हो गई 0, विच इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंफिनिटी। ओके, यानी कि जब फाइनली यहां से रिफ्रैक्शन होगा, देखो हुआ क्या है, सीन कुछ ऐसे है, यानी कि यहां से लाइट आई है, चलो एक लाइट लेके आए, वो रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे कट गई, ठीक है, और एक लाइट ऐसे सीधी लेके चले जाओ, ये दो रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज था, किसके लिए, सरफेस 1 के लिए इमेज है। ठीक है, अब ये लाइट ऐसे आगे बढ़ेगी, ये लाइट ऐसे आगे बढ़ेगी, सॉरी, अब ध्यान दीजिए, ये जो दोनों लाइट है यहां पे, ये और ये सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो इन इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और आपको पता है कि इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब कि इस सरफेस पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, ओके, अब जब यहां से फाइनल रिफ्रैक्शन होगा, तो भाई इमेज कह रहा है कि कैलकुलेशन के हिसाब से इंफिनिटी बनेगा, इसका मतलब कि लाइट रे डेफिनेटली यहां से पैरेलल हो जाएंगी, ये तो सीधी निकल जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, और फाइनल जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, कहीं इंफिनिटी पे होगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक इस फॉर्मूले पे हमने काफी कुछ जाना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे सवाल करने हैं हमें,
अभी तो इसमें हमें ये पता करना है कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्या निकल के आते हैं, उसके साथ ही साथ हमें इमेज वेलोसिटी के बारे में भी कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। ठीक है, तो अभी 2 लेक्चर और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के 2-3 लेक्चर भी होंगे, कुछ सवाल होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।